बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं और उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। आज हमने बात करनी है कि ब्रीथिंग क्या है और इसका मैकेनिज़्म क्या है, यानी हम सांस कैसे लेते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। पहले तो हम ब्रीथिंग को डिफ़ाइन करेंगे। इनटेक ऑफ fresh air into lungs and removal of stale air from lungs। फ्रेश एयर लंग्स में आए और लंग्स में से स्टेल एयर बॉडी से बाहर जाए, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होगा? ब्रीथिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फ्रेश एयर का मतलब क्या है और स्टेल एयर का मतलब क्या है। तो फ्रेश एयर उस एयर को कहते हैं विच कंटेन मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि स्टेल एयर उसे कहा जाएगा या यूज्ड एयर कहा जाएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होगी। याद रहे, जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं अंदर लंग्स में लेके जा रहे होते, पूरी एयर लेकर जा रहे होते हैं। और इसी तरह जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं कर रहे होते, पूरी एयर ही हम एक्सहेल कर रहे होते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है? इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है और एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है। अब ब्रीथिंग के बारे में अहम बातें क्या हैं? अहम बात यह है कि ब्रीथिंग प्रोसेस एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और ये ब्रीथिंग सिस्टम एक मशीन की तरह काम करते हैं और फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। और ये प्रोसेस एक ख़ास वक्फे के बाद अपने आप को दोहराता है, इसलिए इस प्रोसेस को रिदमिक प्रोसेस कहा जाता है। और ये 15 से 20 दफ़ा हम सांस लेते हैं, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हम 15 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। लेकिन ये उस वक्त है जब हम रेस्ट कंडीशन पे होते हैं, यानी हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सांस लेने की यही रफ्तार, यही रेट अमूमन डबल हो जाता है। अब ब्रीथिंग जो है, इसमें कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? तो इसमें पार्ट्स जो इन्वॉल्व हैं उनका मैं आपको नाम बता दूं। ब्रीथिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले पार्ट्स कौन से हैं? नंबर 1, लंग्स, ये इन्वॉल्व हैं। और लंग्स के बारे में अहम बात ये है कि ये एयर को पुल नहीं कर सकते, एयर को ख़ुद अंदर नहीं खींच सकते, ना ही ये एयर को ख़ुद पुश कर सकते हैं, यानी उसको वापस बाहर भी नहीं निकाल सकते। ना पुल कर सकते, ना उसको पुश कर सकते हैं। तो फिर हम सांस अंदर कैसे खींच रहे हैं, सांस छोड़ कैसे रहे हैं? तो वो लंग्स जो है, इसकी हेल्प हो रही है किसी और बॉडी पार्ट की मदद से। यानी अगर लंग कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी कंट्रैक्शन अपने बलबूते पे नहीं है, वो पैसिव कंट्रैक्शन है किसी और बॉडी पार्ट की वजह से। इसी तरह अगर हमारे लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं, वो एयर को पुल कर रहे हैं, तो वो ख़ुद नहीं कर रहे, वो भी पैसिव एक्सपेंशन है, ये भी किसी और बॉडी पार्ट की वजह से है। और ये कोई और बॉडी पार्ट कौन से हैं? तो उनमें शामिल हैं रिब्स और रिब्स के साथ जुड़े हुए मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स। तीसरे नंबर पे रोल होगा मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर है डायाफ्राम। ये
इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। इसको हम मस्कुलर शीट भी कहते हैं और ये चेस्ट कैविटी का फ्लोर भी है, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अभी इन सब का रोल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। अब इन पार्ट्स के साथ ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे मुकम्मल किया जाता है जी, ये देखते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में 2 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेप होते हैं। एयर को लंग्स तक लेकर जाना, इनहेलेशन, एंट्री ऑफ एयर इनटू लंग्स, एंड देन exhalation, removal of air from lungs। तो inhalation क्या है? intake of fresh air into lungs। और exhalation क्या है? removal of stale air from lungs। ये दोनों स्टेप्स को मिलाकर हम एक सांस काउंट करते हैं, दैट इज़ आवर 1 ब्रेथ। ये हमारा एक सांस तस्वर किया जाता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये हमारा एक सांस है, ये हमारा एक ब्रेथ है। अब इनहेलेशन कैसे होती है और एक्सहेलेशन कैसे होती है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, इनहेलेशन को ही हम इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं और एक्सहेलेशन को ही हम एक्सपायरेशन कह सकते हैं। इनहेलेशन कह लें या इंस्पायरेशन कह लें, एक्सहेलेशन कह लें या एक्सपायरेशन कह लें। तो हम पहले देखते हैं कि इनहेलेशन कैसे होगी। तो उसके लिए अपना ब्रीथिंग सिस्टम सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है ट्रेकिया, विंड पाइप और ये कार्टिलेज रिंग्स हैं जिसको कोलैप्स होने से बचा रही हैं ये, और यहाँ पे है लेरिंक्स, दिस इज द लेरिंक्स। यहाँ पे ये 2 ट्यूब्यूल्स थी, ब्रोंकाई, एक लंग इधर और एक लंग इधर, ये। अब लंग्स के साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हैं रिब्स दोनों साइड पे, और कलेक्टिवली ये रिब केज है। और ये है डायाफ्राम। लंग्स के नीचे मस्कुलर शीट है जिसे हम क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम। ये ओके, अगेन देखिएगा, ये जो मैं डायगोनल लाइंस लगा रहा हूँ, टेढ़ी लाइन लगा रहा हूँ, ये रिब है। रिब्स, और इन रिब्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है मसल्स। ये जो मैं रेड कलर में मसल ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर नोन एज इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स ये, और इधर भी रिब्स के दरमियान ये इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद हैं। ये रिब्स हैं और इनके दरमियान रेड कलर में जो मैंने शो किए हैं ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। और ये जो कैविटी जहाँ पे लंग्स पड़े हुए हैं, इस कैविटी को हम नाम दे रहे हैं चेस्ट कैविटी।
अब रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल को हम कलेक्टिवली वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी कहते हैं और डायफ्राम को हम फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी कहते हैं। और स्पेशली डायफ्राम को देखें, इस वक्त ये गुंबदनुमा स्ट्रक्चर है, ये कर्व्ड है, इसको हम कहते हैं डोम शेप, गुंबद जैसी है, उभरी हुई है, डोम शेप्ड। ओके, अब देखते हैं ज़रा जी, ये इनहेलेशन कैसे होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो मैं नंबरिंग करूँगा वो फर्स्ट स्टेप होगा। पहला स्टेप, इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे, स्टेप नंबर 2, रिब्स अपनी जगह से थोड़ी पीछे हट जाएंगी, एलिवेशन। एक्चुअली रिब्स जो है ना वो अपनी पोजीशन से ऐसे ऊपर उठती हैं, एलिवेशन, लेकिन हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं या आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट जाएंगे। नंबर 3, डायाफ्राम के मसल कंट्रैक्ट करेंगे और डायाफ्राम लेस डोम लाइक हो जाएगा, यानी डायाफ्राम की मूवमेंट होगी नीचे को। और नंबर 4, इन 3 कामों की वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल इंक्रीज। देखिए, चेस्ट कैविटी कमरे की तरह का है जिसकी दीवारें हैं और नीचे एक फर्श है, डायाफ्राम। अगर ये वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी इधर को एक्सपेंड कर गई, ये वाली भी इधर, और डायाफ्राम नीचे को, तो ये जो अंदर एरिया है चेस्ट कैविटी, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा और लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे, ये लंग्स फैल जाएंगे, लंग्स विल एक्सपेंड। और जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो इनके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। अब एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में एयर प्रेशर कम हो गया है, तो ये एयर तेज़ी के साथ ये ट्रेकिया में एंटर होगी और फिर लंग्स में दाखिल होगी। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। अब जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। नंबर 1, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे, रिब्स सेटल डाउन, वापस अपनी असल जगह पे आ जाएंगी, डायाफ्राम के मसल रिलैक्स होंगे, डायाफ्राम ऊपर की तरफ लंग्स की तरफ फिर कर्व हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर आएगा, लंग्स कंप्रेस हो जाएंगे, इनके अंदर एयर का प्रेशर हाई होगा और एयर ट्रेकिया के थ्रू दोबारा बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो दिस इज एक्सहेलेशन। तो जो इवेंट्स इनहेलेशन में होते हैं, एग्जैक्टली इसके अपोजिट इवेंट्स, रिवर्स इवेंट्स किस में होंगे, एक्सहेलेशन। तो ये सारा प्रोसेस होगा जी ब्रीथिंग प्रोसेस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर कौन रहा है। ये रिब्स के मसल, इंटरकॉस्टल मसल, डायाफ्राम के मसल ये कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे, इसका फैसला किस बेस पे किया जाता है। यानी ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। तो ब्रीथिंग प्रोसेस का कंट्रोल है जी ब्रेन के एक पार्ट के पास है जी, और ब्रेन के इस पार्ट का नाम है मेडुला ओब्लोंगेटा। इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है
या इसको ब्रीथिंग सेंटर भी कहा जाता है। ये एक्चुअली ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को, कंसंट्रेशन को मॉनिटर करता है और उस हिसाब से ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम ब्रीथिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। ये जो मैंने एक सेटअप बनाया है, इसमें ये जो वाइट बॉटल है, इससे आप चेस्ट कैविटी समझें, और ये जो बैलून इसमें रेड कलर का हैंग कर है, इसे आप लंग समझें, और बैलून का ऊपर नैरो पोर्शन जो है ये ट्रेकिया है, और ये जो पिंक बैलून चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे है, इसे डायफ्राम समझिए। फिलहाल बैलून या लंग देखें कोलैप्स फॉर्म में है। अब इनहेलेशन कैसे होगी? इसमें जो डायफ्राम है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ज़रा गौर कीजिएगा, जब डायफ्राम को हम खींचेंगे डाउनवर्ड तो बैलून फूल जाएगा। ये इसका जब डायफ्राम नीचे आता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो एयर तेज़ी के साथ लंग्स में दाखिल होती है। अब मैं डायफ्राम को दोबारा उसकी नॉर्मल जगह पे भेजूंगा तो फिर बैलून में चेंज देखिएगा। बैलून फिर कोलैप्स कर गया, दैट इज एक्सहेलेशन। फिर इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है।